इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग कि कभी भी किसी रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी होती है तो आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट की इंथैल्पी में से रिएक्टेंट की इंथैल्पी माइनस कर देते हो। लेकिन हमने जो लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था बॉन्ड इंथैल्पीज़ का, जो लोग बच्चे आए थे मैंने तुम्हें बताया था कि जब हमें प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की बॉन्ड इंथैल्पीज़ गिवन होंगी तो फार्मूला इंटरचेंज हो जाएगा। यानी कि अगर आपको रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है तो आपको रिएक्टेंट की बॉन्ड इंथैल्पी पहले लेनी है माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। आपको रिएक्टेंट की बॉन्ड इंथैल्पी पहले लेनी है, प्रोडक्ट की बॉन्ड इंथैल्पी बाद में लेनी है। जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, जिन्होंने सैटरडे को क्लास नहीं लगाई थी, वो वीडियो देख लेना। अब हम आगे चलते हैं। अब तक हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट था वो फर्स्ट लॉ पे बेस्ड था। फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसी एनर्जी के बेस पे हमने डेल्टा यू की डिस्कशन करी, क्योंकि डेल्टा यू द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसके कॉन्सेप्ट पे डेल्टा एच आया। लेकिन फर्स्ट लॉ में कुछ लिमिटेशंस हैं। लाइक वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कि फर्स्ट लॉ डज नॉट टेल अस कि एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक हॉट कप ऑफ टी रख दूँ, अगर मैं यहाँ पे हॉट कप ऑफ टी रख दूँ तो थोड़ी देर बाद हॉट कप ऑफ टी ठंडा हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ गर्म चाय पड़ी है और मैं आपको पढ़ाने में बिजी हो गई एंड थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार चाय पीनी है, तो आई विल फाइंड कि मेरी चाय ठंडी हो गई है। लेकिन क्या कभी ठंडी चाय गर्म होती है अपने आप? नेवर। यानी कि एनर्जी एक ही डायरेक्शन में अपने आप ट्रैवल करती है, लेकिन अगर हमने उसको रिवर्स ट्रैवल कराना है तो वो अपने आप ट्रैवल नहीं करती। एक और एग्जांपल समझो, अगर पानी हिल पे है तो पानी अपने आप हिल से नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर नीचे का पानी आपको ऊपर लेके जाना है तो नीचे का पानी ऊपर नहीं जा सकता। आपके घरों में मोटर, आपके घरों में टैंकी होती है, वो टैंकी कहाँ पे होती है? टैंकी नीचे होती है। टैंकी कहाँ होती है? सबके घरों में तो टैंकी ऊपर होती है, हो सकता है मधुर के घर नीचे होती हो। तो अगर आपने टैंकी भरनी है तो टूटी चला दोगे तो अपने आप पानी ऊपर चला जाएगा। आपको क्या चाहिए? एक मोटर चाहिए। कहने का मतलब है जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप होना। जैसे चाय अपने आप ठंडी होना इज़ स्पॉन्टेनियस, लेकिन उसको गर्म करना इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस। पानी का हिल से नीचे आना इज़ स्पॉन्टेनियस, लेकिन अगर हमें वही पानी अप द हिल लेके जाना है तो हमें उसके लिए कुछ एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि इट कुड नॉट टेल द डायरेक्शन इन विच द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। किस डायरेक्शन में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और किस डायरेक्शन में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें कुछ नहीं बताया था। तो दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, लाइक इट डिड नॉट टेल दैट वाई हीट फ्लो। अब तुम कहोगे कि मैम चाय अपने आप ठंडी इसीलिए होती है क्योंकि हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी जाती है। समबडी कैन से कि मैम चाय अपने आप ठंडी इसीलिए होती है बिकॉज हीट ट्रैवल्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। बट वाई हीट ट्रैवल्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड नॉट वाइस वर्सा? हीट हॉट से कोल्ड ही क्यों जाती है, कोल्ड से हॉट क्यों नहीं जाती? तो इन सब के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास कोई भी आंसर नहीं था। इट कुड नॉट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन इन विच द एनर्जी फ्लोज। किस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करेगी, हॉट टू कोल्ड फ्लो करेगी, कोल्ड टू हॉट करेगी, इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कुछ भी नहीं बताया था। यानी कि इसके बारे में इसको कुछ नहीं पता था। तो अब बिफोर यू स्टार्ट द सेकेंड लॉ, पहले हम थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद सेकेंड लॉ आएगा। तो सबसे पहले हमारी डिस्कशन चलेगी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में। अभी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कौन होते हैं लवे? विच अकर ऑन इट्स ओन। हाउ कैन यू डिफाइन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? द प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, द प्रोसेस विच अकर्स ऑन इट्स ओन। जो प्रोसेस अपने आप हो जाए, जिसको कराने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, हाउ यू डिफाइन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? द प्रोसेस विच अकर ऑन इट्स ओन, या फिर यू कैन से दैट विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड व्हाट इज द एग्जाम्पल? स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के एग्जाम्पल दो फटाफट।
हॉट कप ऑफ टी गेट्स कोल्ड आफ्टर सम टाइम। आप उसको कुछ भी नहीं कह रहे, वो अपने आप ही ठंडी होगी, अपने आप हो रहा है प्रोसेस। आपने उसके लिए कोई उसको फ्रिज नहीं दिया, या आपने उसको ठंडा होने के लिए कोई उसके अंदर चम्मच स्टर नहीं किया, वो अपने आप होगा ही होगा। जल्दी से ठंडी हो, स्लो ठंडी हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जल्दी ठंडी हो, स्लो ठंडी हो, वो ऑब्वियसली आसपास के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इवन आप गर्मियों में भी गर्म चाय रख दो, धीरे धीरे वो ठंडी हो ही, ऐसा नहीं है कि गर्मी है तो गर्म चाय गर्म ही रहेगी, धीरे ठंडी होगी बट हो तो जाएगी ना। ऐसी अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, who told melting of ice? Very good Lavi, melting of ice is a very good example। आप बर्फ़ निकाल के फ्रिज में से बाहर रख दो, कुछ देर बाद उसने अपने आप पिघल ही जाना है। लेकिन अगर इसी पानी को दोबारा आइस में कन्वर्ट करना हो तो आपको उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। यानी कि हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होता है। अगर आप उसको उसी रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाओगे तो इट विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी कि अगर आप ये कह रहे हो कि मेल्टिंग ऑफ आइस इज स्पॉन्टेनियस, अब आइस मेल्ट हो गई, आइस मेल्ट होके क्या बन गई? पानी। अब आप इसी डायरेक्शन में उल्टा जाओ कि अगर मैं कहूँ इसी पानी को बर्फ़ बनाना है तो अपने आप नहीं होगी। अभी आपको इस पानी को कहाँ पे रखना पड़ेगा? फ्रिज में रखना पड़ेगा। यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस इज स्पॉन्टेनियस बट फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए विच इज़ अ रेफ्रिजरेटर, राइट। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर दोज, नॉन स्पॉन्टेनियस processes are those which cannot take place by itself but requires an external agency to take place। जैसे कि अगर चाय अपने आप ठंडी हो गई, अगर आपको उसी चाय को गर्म करना है तो आपको उसको गैस स्टोव पे रखना पड़ेगा। अगर आप उसको गैस पे नहीं रखोगे तो वो अपने आप गर्म नहीं होगी, पानी अपने आप डाउन द हिल आ जाएगा। लेकिन अगर उसी पानी को आपने ऊपर लेके जाना है तो आपको मोटर लगानी पड़ेगी, आइस अपने आप मेल्ट हो जाएगी। बट अगर उसी आइस को अगर आपने वाटर में मेल्ट होने के बाद दोबारा से आइस में कन्वर्ट करना है तो आपको फ्रिज यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, किसके लिए? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो एग्जाम्पल इज़ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हेन अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो साइंटिस्ट ने कहा कि पहली कंडीशन होती है टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी। कोई प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस होता है जब उसकी एनर्जी कम हो रही हो, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना था कि हर चीज़ मिनिमम एनर्जी अटेन करना चाहती है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि जिस प्रोसेस में एनर्जी कम हो रही होगी, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट का ये मानना है कि इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज़ चाहती है कि स्टेबल हो जाए, स्टेबल, हर चीज़ मैक्सिमम स्टेबल होना चाहती है। और वो मैक्सिमम स्टेबल तब होगी जब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एनर्जी जो होती है ना, वो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर कोई भी प्रोसेस स्टेबल होना चाहता है तो वो एनर्जी कौन सी एक्वायर करना चाहता है? मिनिमम। यानी कि हॉट कप ऑफ टी अपने आप ठंडी क्यों होती है? क्योंकि जब हॉट कप ऑफ टी आप रखते हो, उसको पता है कि अगर मैं एनर्जी लूज़ करूँगा, हॉट कप ऑफ टी या कोई भी हॉट कंटेनर जब हीट लूज़ करेगी तो वो कौन सी स्टेट में आ जाएगी? मिनिमम। इसीलिए वो हॉट कप ऑफ टी एनर्जी लूज़ करती है और स्पॉन्टेनियस हो जाती है। लेकिन वो वही ठंडी चाय गर्म क्यों नहीं होती अपने आप? क्योंकि ठंडी चाय को गर्म होने के लिए उल्टा एनर्जी चाहिए। उल्टा एनर्जी क्या चाहिए? एनर्जी उल्टा, चाय ठंडी को तो एनर्जी चाहिए,
तो वो अपने आप ही एनर्जी गेन करके अपने आप क्यों होएगी? यानी कि कोई भी प्रोसेस अपने आप तभी होता है अगर उस प्रोसेस में उसकी एनर्जी क्या हो रही हो, कम, उसकी एनर्जी क्या हो रही हो। अगर उस प्रोसेस में एनर्जी बढ़ रही है तो वो प्रोसेस अपने आप नहीं होगा, ऐसा साइंटिस्ट का मानना था। इन अदर वर्ड्स वो कहते हैं कि दैट प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, जिसमें क्या नाम है इसका, मधुर, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो रही हो। डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब है कि वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, यानी कि हॉट कप ऑफ टी क्यों स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि जब वो कोल्ड हो जाती है तो हीट निकलती है। एंड ऑल द प्रोसेसेस जिनमें हीट निकलती है वो कौन से प्रोसेसेस होते हैं? एंड एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहती है? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव रहती है? क्योंकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट से, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम कंक्लूड करते हैं कि ऑल दोज प्रोसेसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, वो सारे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे जिनमें हीट निकल रही होगी, जिनमें हीट क्या कर रही होगी? निकल रही होगी। और ऐसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एक्सोथर्मिक। या ये भी बोल सकते हैं कि ऑल दोज प्रोसेसेस जिनमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो रही होगी? नेगेटिव, वो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आई। अभी थोड़ी देर पहले लवे ने बोला था कि मेल्टिंग ऑफ आइस इज स्पॉन्टेनियस। अब मेल्टिंग ऑफ आइस में तो उल्टा हीट एब्जॉर्ब होती है। अब सोच के देखो, अगर आइस मेल्ट हुई होगी तो उसने आसपास की हीट एब्जॉर्ब करी होगी ना, क्योंकि मेल्ट होने के लिए तो उल्टा हीट चाहिए। ये थोड़ा है कि आइस ने हीट रिलीज, यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। अभी तक हम ये बोल रहे थे कि वही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जिसमें हीट रिलीज़ हो रही होगी। क्यों? क्योंकि हीट रिलीज़ होने से उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और हर प्रोसेस तभी होना चाहता है ताकि उसकी एनर्जी क्या हो जाए? मिनिमम। तो अभी तो हम ये कंक्लूड करके हटे ही थे कि ऑल दोज प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, जिन प्रोसेसेस में हीट कम हो रही होगी, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ मिनिमम एनर्जी पर जाना चाहती है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ अ प्रोसेस जिसमें तो हीट चाहिए, चाहे आप नहीं दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं जब आप फ्रिज से आइस को बाहर निकाल के रखते हो, वो आसपास की सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब ही कर रही होगी, तभी पिघल रही होगी ना। पिघलने के लिए तो उसको हीट चाहिए। यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस तो क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडो है। मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए तो आइस ने पक्का हीट एब्जॉर्ब करी होगी, तभी वो वाटर में मेल्ट हुआ होगा। तो अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इसको तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था, क्योंकि अभी अभी हम डिस्कस करके हटे कि सिर्फ वही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे जो क्या होंगे। फिर अब साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, कभी कभार एंडोथर्मिक प्रोसेसेस भी स्पॉन्टेनियस पाए जाते हैं। तो उनमें ऐसा क्या हो रहा होता है कि एंडोथर्मिक होने के बावजूद भी वो स्पॉन्टेनियस निकल के आ जाते हैं। तो दैट इज़ टेंडेंसी टू अटेन रैंडमनेस। टेंडेंसी टू अटेन रैंडमनेस। अब रैंडमनेस क्या होती है? एग्जाम्पल समझते हैं। अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप सारे अपनी जगह पे बैठे हो, है ना। तो आप लोग अपनी जगह पे बैठे हो, द क्लास इज़ टोटली ऑर्गेनाइज्ड, है ना। लेकिन जब भी क्लास से टीचर जाता है तो बच्चे अपनी जगह से उठ के इधर उधर हो जाते हैं, रैंडम हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस अपने आप होता है। बच्चों को रैंडम करने के लिए किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें मेरे को अपनी जगह पे बिठा के रखना है तो एक टीचर की ज़रूरत है। ऐसे ही साइंटिस्ट ने कहा कि जिस प्रोसेस में रैंडमनेस बढ़ रही है, देखो जब आइस थी तो सारे मॉलिक्यूल अपनी अपनी जगह पर फिक्स थे, यानी कि इसके अंदर अगर मैं पूछूं कितनी रैंडमनेस थी तो तुम बोलोगे कि रैंडमनेस बहुत कम थी, क्योंकि जब भी कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होता है, अगर हम वाटर की बात करें, अगर वो आइस की फॉर्म में होगा तो सारे मॉलिक्यूल्स अपनी अपनी जगह पर फिक्स होंगे। ऐसा हमने छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है। अब जैसे आइस मेल्ट होना शुरू होगी, आइस बेशक उसने हीट एब्जॉर्ब करी है, लेकिन जैसे ही वो मेल्ट होगी वो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स आर फार, एंड वो मॉलिक्यूल इधर उधर क्या करने लगेंगे? मूव करने लगेंगे। यानी कि इस प्रोसेस में रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है।
तो साइंटिस्ट ने कहा कि जिन प्रोसेसेस में रैंडमनेस इंक्रीज होती है वो भी स्पॉन्टेनियस होते हैं, भले ही वो एंडोधर्मिक हो। यानी कि साइंटिस्ट को लगा सिर्फ एक कंडीशन नहीं दे सकते, अगर सिर्फ यही कंडीशन सही होती कि सिर्फ वही प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस होंगे जो क्या अटेन कर रहे होंगे, मिनिमम, फिर इस हिसाब से तो सिर्फ उन्हीं प्रोसेसेस को स्पॉन्टेनियस होना चाहिए जो क्या है, यानी कि जिनमें डेल्टा एच क्या है। लेकिन बाद में कुछ ऐसे प्रोसेसेस हमारे सामने आए जिनमें डेल्टा एच पॉजिटिव था, यानी कि जो एक्सो नहीं थे बल्कि क्या थे, एंडो थे। एंडो मतलब वो हीट रिलीज नहीं कर रहे थे, बट हीट क्या कर रहे थे, बट वो फिर भी क्या निकल कर आए, स्पॉन्टेनियस। तो साइंटिस्ट ने कहा कि एक और कंडीशन भी है, बिकॉज टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी, दैट इफ डेल्टा एच इज़ नॉट अलोन कंडीशन टू डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी। अगर डेल्टा एच इकलौती एक कंडीशन होती डिसाइड करने के लिए तो सिर्फ वही प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस होते जिनमें डेल्टा एच क्या होता, नेगेटिव। लेकिन जब साइंटिस्ट को लगा कि कभी कभार ऐसे प्रोसेसेस भी तो होते हैं ना जिनमें डेल्टा एच नेगेटिव नहीं होता, बट फिर भी वो क्या निकल के आ जाते हैं, स्पॉन्टेनियस। तो साइंटिस्ट ने कहा कि एक और कंडीशन भी है कि समटाइम्स द टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी। यानी कि जिस प्रोसेस में रैंडमनेस बढ़ रही होती है वो प्रोसेस भी क्या हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस, इस चीज़ के बावजूद कि वो क्या है, एंडो। तो कई बार ये, अब रैंडमनेस निकालते कैसे हैं, सबसे पहले तो रैंडमनेस निकालते कहते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि किसी प्रोसेस में रैंडमनेस इंक्रीज़ हो रही है, हाउ टू डिसाइड द प्रोसेस में रैंडमनेस इंक्रीज़ हो रही है। पहले इससे पहले तो मुझे हाँ, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी प्रोसेस में रैंडमनेस इंक्रीज़ हो रही है। तो आप कहोगे कि मैम ये तो देख के ही पता लग जाएगा कि जैसे आइस है, अगर वो मेल्ट हो रही है तो ये तो देख के ही पता लग रहा है कि हाँ कि सॉलिड थी जब, तब सारे मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड थे, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई तो मॉलिक्यूल इधर उधर भागने लग गए। तो देखो फिजिकल प्रोसेस में तो आप पहचान लोगे, फिजिकल प्रोसेस में तो आपको देख के पता लग जाएगा कि अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो रैंडमनेस बढ़ रही है। लेकिन अगर लिक्विड सॉलिड में चेंज होता, लिक्विड किस में चेंज होता, तो रैंडमनेस घटती, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल दूर दूर है लेकिन सॉलिड में मॉलिक्यूल पास पास है। अगर मैं बोलूँ लिक्विड चेंजिंग टू गैस, और बढ़ रही है, क्योंकि लिक्विड जब किस में कन्वर्ट होती है, गैस में, तो मॉलिक्यूल और दूर दूर हो जाते हैं, है ना। तो यानी कि आप कहोगे कि मैम हम तो खुद पहचान लेंगे कि रैंडमनेस बढ़ रही है, लेकिन गाइस फिजिकल प्रोसेस में तो तुम पहचान लोगे, है ना, कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहे हैं तो रैंडमनेस बढ़ रही है, या लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो मॉलिक्यूल और दूर दूर भाग रहे हैं, रैंडमनेस और बढ़ रही है। बट अदरवाइज साइंटिस्ट ने एक थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी, एंट्रोपी। अब देखो, अब तक इस चैप्टर में हम कौन कौन सी थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज़ पढ़ चुके हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के अलावा एक डेल्टा यू। सबसे पहले मैंने कौन सी थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी थी, डेल्टा, जिसको क्या बोलते थे, इंटरनल एनर्जी चेंज। नाम भी पता होना चाहिए, कल को तुम कहोगे मैम डेल्टा यू को बोलते क्या हैं। डेल्टा यू क्या थी, इंटरनल एनर्जी, जिसको हम कैसे निकालते थे, Q प्लस W। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या था, Q प्लस W। कौन से लॉ ने बताया था, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ने बताया था ना कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज, यानी कि आप डेल्टा यू निकालना चाहते हो तो इट इज़ सम ऑफ Q प्लस W, क्योंकि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को या तो हीट देकर आप बढ़ा सकते हो या वर्क डन से बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने सिस्टम को हीट भी नहीं दी, वर्क भी नहीं दिया, फिर भी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, फिर तो फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, वॉयलेट। तो आपको मैं इसीलिए पीछे का रिमाइंड करवा रही हूँ क्योंकि इट्स अ बिग चैप्टर। ऐसा ना हो कि अब मैं नई नई थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज़ आपको इंट्रोड्यूस करती जाऊँ, आप पीछे के भूलते जाओ। तो आपको रिमाइंड रखना है कि सबसे पहले हमने जो थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी थी दैट वॉज डेल्टा यू। डेल्टा यू के बाद हमने इंट्रोड्यूस करी थी इंथैल्पी, डेल्टा एच। डेल्टा यू वॉज इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच वॉज इंथैल्पी। और डेल्टा एच और डेल्टा यू भी आपस में एक डेरिवेशन से रिलेट करे थे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, कि अगर कल को डेल्टा यू दिया हो तो आप डेल्टा एच निकाल सको, और अगर डेल्टा एच दिया हो तो आप डेल्टा यू निकाल सको। यानी कि मेजरली अभी तक हमने दो ही थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज़ इस चैप्टर में पढ़ी हैं, वन इफ डेल्टा यू एंड वन इफ डेल्टा एच। डेल्टा यू क्या थी, सारे मेरे साथ बोलो, इंटरनल एनर्जी
चेंज। एक्सप्रेशन क्या था डेल्टा यू का? Q प्लस W। W कैसे निकालते थे? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। लेकिन अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता था तो वर्क डन कैसे निकालते थे? फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए वर्क डन कैसे निकालते थे? माइनस 2.303 nRT log V2 बाय V1। लेकिन मैंने एक ऐसा न्यूमेरिकल भी करवाया था कि अगर V2 और V1 की जगह P1 और P2 दिया हो तो माइनस 2.303 nRT log V2 बाय V1 की जगह क्या कर लेना है? P1 बाय P2, है ना। तो वाई आई एम मेकिंग यू रिमाइंडर्स कि अब हम जैसे जैसे चैप्टर के आगे जाएंगे, ऑल्दो वी हैव रीच टू क्वाइट एंड ऑफ द चैप्टर, बट अभी भी एक दो क्वांटिटीज़ आपको इंट्रोड्यूस होंगी। जैसे आज मैं आपको कौन सी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ? एंट्रोपी। अब साइंटिस्ट ने कहा कि जब भी आपको किसी भी प्रोसेस में चेक करना है कि उसमें रैंडमनेस बढ़ रही है या घट रही है, तो आप उसकी एंट्रोपी निकाल लो। अगर उस सिस्टम की एंट्रोपी का चेंज डेल्टा एस, एंट्रोपी का सिंबल होता है एस, एंट्रोपी का सिंबल होता है एस, एंट्रोपी इज यूज टू फाइंड द रैंडमनेस। किसी भी सिस्टम के दौरान रैंडमनेस बढ़ रही है या घट रही है, उसको मेजर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक नई थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी जिसको एंट्रोपी बोलते हैं। साइंटिस्ट ने कहा कि जब भी कोई रिएक्शन होगी या कोई भी प्रोसेस होगा, अगर वो फिजिकल प्रोसेस नहीं है, जैसे फिजिकल प्रोसेस में तो हम देख के ही बता सकते हैं कि लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, रैंडमनेस बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है ना। लेकिन अगर मैं आपको कोई रिएक्शन दे दूँ या मैं कोई ऐसा सा टेम्परेचर दे दूँ, तो साइंटिस्ट ने कहा कि किसी भी प्रोसेस की रैंडमनेस को इंक्रीज़ करने के लिए आपने एंट्रोपी का चेंज निकालना है। अगर एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव आ गया, अगर एंट्रोपी का चेंज, अगर किसी प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी का चेंज मतलब वैल्यू आपने निकाली वो पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम की रैंडमनेस इंक्रीज़ हो रही है। और अगर एंट्रोपी का चेंज क्या आ गया? नेगेटिव, तो हम बोलेंगे कि उसकी रैंडमनेस क्या हो रही है? डिक्रीज। अब एंट्रोपी चेंज निकालें कैसे? बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है एंट्रोपी चेंज को निकालने का। एंड आई स्टिल सरप्राइज बिकॉज इट गिव मी स्टिल सरप्राइज कि जब एंट्रोपी चेंज के न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। इट्स वेरी सिंपल सा फॉर्मूला है। एंट्रोपी चेंज को निकालने के लिए क्या करना है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। अगर आप किसी सिस्टम को हीट दोगे, अब मान लो आपका कोई सिस्टम है, सिस्टम में मान लो पानी ले लो कंटेनर में, अगर आप उसको हीट दोगे, गर्म करोगे, आपने कभी देखा कभी पानी को जब आप गर्म करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने लगते हैं, उबलने लगता है, मॉलिक्यूल्स भागने लगते हैं, तो रैंडमनेस बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट दोगे तो मॉलिक्यूल में रैंडमनेस बढ़ेगी, और हीट लोगे मतलब अगर किसी तरीके से उसकी हीट ले लो, उसको ठंडा कर दो पानी को, तो मॉलिक्यूल सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी कि रैंडमनेस क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो साइंटिस्ट ने कहा कि अगर आप किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकालना चाहते हो तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। कहने का मतलब है हीट दे रहे होगे तो पॉजिटिव में लोगे, और हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे होगे तो नेगेटिव में लोगे। तो अगर हीट दे रहे हो यानी कि पॉजिटिव है, तो एंट्रोपी चेंज भी क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर उस सिस्टम की, अगर तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे दिया हो कि अ सिस्टम एब्जॉर्ब 20 जूल, तो मतलब आपने हीट प्लस 20 लेनी है। क्या लेनी है? और अगर तुम प्लस 20 लोगे तो ऑटोमेटिकली डेल्टा इसका आंसर भी किस में आएगा? लेकिन अगर इसी की जगह तुम्हें लिखा हो कि अ सिस्टम लूजेस 20 जूल, एक ऐसा सिस्टम है जो एनर्जी 20 जूल क्या कर रहा है? लूज, तो आपने क्यू की वैल्यू 20 लेनी है, बट किस में लोगे? नेगेटिव में। तो डेल्टा इसका आंसर भी किस में आ जाएगा? नेगेटिव में। तो सबसे पहले एंट्रोपी रैंडमनेस बढ़ेगी या घटेगी, डेल्टा एस में पॉजिटिव चेंज आएगा या नेगेटिव चेंज आएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट के। अगर हीट एब्जॉर्ब होगी, पॉजिटिव में होगी, तो डेल्टा एस में भी चेंज क्या आएगा? पॉजिटिव, और रैंडमनेस इंक्रीज होगी। और अगर वो हीट लूज कर रहा होगा तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव में लेंगे, डेल्टा एस भी नेगेटिव में आएगी। और दूसरा फैक्टर जिस पे डेल्टा एस डिपेंड करती है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसको समझना ज़रूरी है। टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है, इसको ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास दो सिस्टम है, तुम खुद ही आंसर देना। दो सिस्टम है, दोनों में ही वाटर है। एक में वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब आइस नहीं है पानी, पर पानी कौन से टेम्परेचर पर है? 0। और दूसरे बीकर में पानी है 100, यानी कि वो ऑलरेडी बॉयल कर रहा है। दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे थे। अब मुझे तुम बताओ कि पहले कंटेनर में भी मैंने 20 जूल दी एनर्जी, और दूसरे कंटेनर में मैंने 20 जूल एनर्जी दी, किस में रैंडमनेस ज़्यादा बढ़ेगी? बॉइलिंग वाले में। जिसमें बॉइलिंग है, गाइस सोच के देखो, जिसमें पहले पानी बॉयल कर रहा है
अगर उसमें तुम थोड़ी सी 20 जूल एनर्जी दे भी दोगे तो अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस से 101 हो भी गया, वो तो ऑलरेडी बॉयल कर रहा है। लेकिन जैसे ही तुम वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, जो मतलब एक तरह से आइस ही था, उसको तुमने थोड़ी सी 20 जूल एनर्जी देने की ज़रूरत है, वो फटाफट मेल्ट करने लग जाएगा। यानी कि तुम देखोगे कि वो सिस्टम जो कम टेम्परेचर पर है, सेम अमाउंट ऑफ हीट गिवन एट लो टेम्परेचर, जो लो टेम्परेचर पर होगा उसमें एंट्रोपी में चेंज ज़्यादा दिखेगा एज कंपेयर्ड टू द सिस्टम जो हाई टेम्परेचर पर होगा। सेम, कंफ्यूज मत होना, हीट हम सेम दे रहे हैं, उसको भी 20 जूल दे रहे हैं, ए बीकर को भी। देखो 2 बीकर्स हैं, ए बीकर बी बीकर, इसको भी मैं 20 जूल दे रही हूँ, इसको भी कितनी दे रही हूँ, इसकी भी एंट्रोपी बढ़ेगी, इसकी भी एंट्रोपी बढ़ेगी, है ना। लेकिन ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है ये, तो तुम जब मेजर करोगे देखोगे कि इसमें रैंडमनेस ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये उस पहले चुपचाप बैठा था, है ना। अब जैसे इस क्लास में तुम सारे चुपचाप बैठे हो, मैं 5 मिनट के लिए बाहर जाऊँ, नहीं बोलते लेटेस्ट। अब तुम वैसे ज़्यादा चांसेस वाली बात कर रही हो कि थोड़ा सा मौका मिलता है ना, जब ऐसे होता है स्कूल में भी कि जहाँ स्ट्रिक्ट टीचर हो ना, हल्का सा भी 2 मिनट के लिए जाए, बच्चों को मौका मिलता है, ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। जहाँ जो टीचर लीनियंट होती है, पहले ही कुछ नहीं कह रही, 2 मिनट के लिए चली भी जाएगी तो ऑलरेडी तुम बोल रहे थे, पहले तुम गप्पे मार रहे थे, टीचर चली भी गई 2 मिनट, तो थोड़ी सी एक आधी बात और फालतू करोगे ना, तुम पहले ही कर रहे थे। यही है, यहाँ तो पानी पहले ही 100 डिग्री सेल्सियस पर है, पहले ही इसके मॉलिक्यूल उछल रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, अरे तुम 20 जूल दे भी दोगे, व्हाट्स द बिग डील। यहाँ तो बर्फ़ ऐसे पिघलने लगेगी 20 जूल पे, तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या हो गया। अगर हम इसको एनर्जी फ्रीजिंग की फॉर्म में दें, मतलब ठंडी एनर्जी दें तो क्या होगा? ठंडी एनर्जी कौन सी होती है? ठंडी एनर्जी जमाने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है, हाँ तो ये इसका टेम्परेचर थोड़ा सा गिरेगा, लेकिन वो भी जमा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, मुझे नहीं पता। तो मैंने तो बुक के हिसाब से आपको पढ़ा दिया कि डेल्टा इसका फॉर्मूला क्या है, Q बाय। अब अगर तुमसे ये क्वेश्चन आया, चलो अभी क्वेश्चन दूंगी, फिर डेल्टा इज इक्वल टू Q बाय T, यानी कि Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा हीट दोगे ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी, कम हीट दोगे कम एंट्रोपी बढ़ेगी, हीट ले लोगे तो एंट्रोपी घट जाएगी। लेकिन अगर 2 प्रोसेसेस का कंपैरिजन आ गया तो किसकी एंट्रोपी बताओगे कि ज़्यादा बढ़ेगी, जो कम टेम्परेचर पर है कि हाई टेम्परेचर पर है? टेम्परेचर पर है। हाँ, फिर कई बच्चे पता है, जो बच्चों को लगता है कि जो कम टेम्परेचर पर है उसकी एंट्रोपी कम है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हीट के। अब मैं आपको ना 4 प्रोसेसेस लिख रही हूँ, तुमने फॉर्मूला बिना लगाए या लगाए बताना है मुझे कि किसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, किसकी एंट्रोपी, ठीक है, प्रिडिक्ट करोगे, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ प्रिडिक्ट करना है कि किस में बढ़ रही है और किस में घट रही है। और चिल्लाना नहीं है, बस अपने मन में आंसर सोच लो। पहला है कि लिक्विड क्रिस्टलाइजेस टू सॉलिड, और ये चारों आंसर मधुर देगा। टेम्परेचर इज रेज्ड, कि किस में एंट्रोपी बढ़ रही है, किस में घट रही है। नहीं सोच लो, आई एम गिविंग यू लाइक 2 मिनट्स। हाँ दीदी कुछ मेन बता दो। 4:30 पे बताऊँगा, अभी आएंगे बच्चे, सिर्फ थोड़ी देर रुक जाओ। और सर 3 चैप्टर आते हैं एक्चुअली। कौन कौन से? पहला पूछा सोल्यूशन आता है, अल्फा आई के न्यूमेरिकल आते हैं। किसके? आई वाला? हाँ, कि अगर आई की कैलकुलेट परसेंटेज एसोसिएशन, अगर आई परसेंटेज एसोसिएशन निकालनी है तो क्या निकालना है? आई परसेंटेज एसोसिएशन आए या परसेंटेज डिसोसिएशन आए, हंसने की बात नहीं है। याद कर रहा हूँ। एसोसिएशन या डिसोसिएशन अल्फा निकालनी है, और अल्फा कैसे निकलता है? I-1/n-1। तो आई निकालने का जरूरी नहीं कि लिखा होगा कि आई निकालना है। इवन अगर उन्होंने बोला कि परसेंटेज एसोसिएशन निकालनी है या परसेंटेज डिसोसिएशन निकालनी है, तब भी आई निकालना है।
मैं जो वीडियो भेजी है उसमें आया हुआ है लास्ट ईयर ये क्वेश्चन, वो जो दिखा मैं बताऊँ कौन सा एक है। चैप्टर छोड़ कोऑर्डिनेशन। हाय हाय ना सूखा चैप्टर छोड़ा वही है। कह रहा बहुत औखा चैप्टर है वो। हाय राम, इतना ही कहाँ है व्हाट्सएप? कोई गंदी बातें तो नहीं आए? मेरा ग्रुप खोल। आपका ही खुला हुआ है। गंदी बातें व्हाट्सएप में गौर करता है। यार कोई नहीं देते ये क्या ना। वो क्या कर रहे हो? क्या वो है? आईफोन है। आपने सीधा टॉप मॉडल चलाया ना? हम 6 पे हैं। यार निकालिए जो पहले भेजी है वीडियो। यार कोऑर्डिनेशन छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है, अभी लगा ले 4:30 क्लास में सिखा। आऊँगा मैं। खोल तो सीधे कोई क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तभी तो मैंने भेजे अब हैं। पूरा सिलेबस का कराओगे 2 घंटे की? पर अब बच्चे आ नहीं रहे ज़्यादा। जो आ रहे हैं उनको करा देना। हाँ 5 बजे तक। फिर यूट्यूब खुल गया, खुल तो रहा नहीं है। यार ये हैंग होता है ना। नहीं आप मतलब अपने नेट। फ़ोन में बोल लो। फिर मैं आती हूँ दिखाती हूँ, 2 मिनट को +1 की क्लास लेने दे, बैठ जा। फिर मैं आऊँ? हाँ टॉपिक को उठा हाँ के। हाँ हाँ जी। फर्स्ट पार्ट में लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? सॉलिड में तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। हाँ, इसमें हमने कोई फॉर्मूला नहीं चेक किया कि डेल्टा इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो मैं देख के ही पता लग रहा है कि अगर लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड पार्टिकल पास पास आ रहे हैं, क्लोजली पैक हो रहे हैं, है ना मधुर? फर्स्ट पार्ट के लिए कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, तो आप साफ से बोल सकते हो कि एंट्रोपी क्या करेगी? घटेगी। व्हाट अबाउट सेकेंड पार्ट? घटेगी। जब टेम्परेचर इंक्रीज हाँ अब देखो, तुम्हें लग रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी घटेगी, गलत। ये फॉर्मूला, यही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर तुम्हें 2 अलग अलग प्रोसेसेस कंपेयर करने होते, एक 0 पर होता, एक किस पे होता? 115 पे, फिर तुम बोलते कि बड़ा टेम्परेचर में एंट्रोपी उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी लो। अगर आप सेम एक ही कोई बीकर है, उसी का टेम्परेचर 0 से कहाँ लेके जा रहे हो? 115। इसका मतलब इनडायरेक्टली मतलब ये है कि आप उसको हीट दे रहे होगे। डोंट गेट कंफ्यूज। अब तुम इसमें ये वाला फॉर्मूला मत लगाओ कि मैम ने बोला था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी घटेगी। मैंने कभी नहीं ऐसे बोला कि टेम्परेचर, मैंने बोला था कि इफ़ देयर आर 2 डिफरेंट प्रोसेसेस, वन एट लो टेम्परेचर एंड वन एट हाई टेम्परेचर, तो जो हाई टेम्परेचर पर होगा तो उसकी एंट्रोपी कम डिक्रीज होगी, कम बढ़ेगी। बट अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करो, ये कह रहा है कि एक ही प्रोसेस है, इन्होंने 2 प्रोसेस की बात नहीं करी। उन्होंने बोला है कि टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 0 to 115, यानी कि एक ही सिस्टम की बात हुई है। उसी सिस्टम को पहले तुमने 0 से तुम कहाँ तक लेके गए? 11। तो इसका इंटरनल मतलब समझो कि अगर तुम किसी सिस्टम का टेम्परेचर 0 से 115 लेके जा रहे हो तो पक्का तुमने उसको क्या दी होगी? हीट दी होगी। तो अब इसमें काफ़ी बच्चे यही गलती करते हैं जो धैर्य ने करी है कि इसमें बच्चे लिखते हैं कि एंट्रोपी घटेगी क्योंकि आपने बोला था कि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ मैंने बोला था टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट प्रोवाइडेड इफ देयर आर 2 डिफरेंट प्रोसेसेस, वन इज ऑलरेडी एट लो एंड वन इज ऑलरेडी एट हाई, देन द सिस्टम विच इज एट हाई विल हैव लेस चेंज इन एंट्रोपी। बट अगर आप एक ही सिस्टम को 0 से 115 लेके जा रहे हो तो डेफिनेटली उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये भी दिमाग लगाना है कि कहाँ पे टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है और कहाँ। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे जब देख। ठंडा होता है तो क्या एंट्रोपी पॉजिटिव नेगेटिव ठंडा होता है तो पॉजिटिव होती है। कब बोला मैंने? जब गर्म से ठंडा होता है, गर्म से, ठंडी आती है हाँ तो पॉजिटिव होती है। गर्म से ठंडा तो एक्सोथर्मिक होती है, वो तो पहली कंडीशन थी। बट मैंने तुम्हें बोला कि कई बार आइस है वो तो उल्टा हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो गर्म हो रही है, फिर भी वो क्या थी? क्या मधुर? 2 अलग क्या बोल रहे हैं? ये अलग ही जा रहा है। मधुर तू आधी चीज़ें सोता है फिर सो जाता है। पहले मैंने बोला था कि मेरे हिसाब से वो एक्सोथर्मिक होनी चाहिए जो गर्म से क्या हो रही है? ठंडी। बट बाद में हमने देखा था कि कई ठंडी चीज़ें गर्म हो रही हैं पर वो भी क्या निकल के आ रही हैं? स्पॉन्टेनियस, क्योंकि उनमें रैंडमनेस बढ़ रही है। तो 2 अलग अलग चीज़ें होगी कि वो प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस होंगे जिनमें हीट क्या हो रही होगी, जो गर्म से क्या हो रही होंगी? ठंडी। बट कई बार ठंडी से गर्म वाली चीज़ें भी स्पॉन्टेनियस हो जाएंगी अगर उसमें क्या बढ़ रही होगी। सो वी हैव टू चेक बोथ द कंडीशन। ये कई बार क्वेश्चन भी आता है कि नीदर हीट नॉर एंट्रोपी
आर सफिशेंट टू डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी। यानी कि अगर आपको किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है तो ना तो सिर्फ आप डेल्टा एच के बेस पे डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ डेल्टा एच के बेस पे डिसाइड करो फिर तो सिर्फ उसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना चाहिए जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो रही होती है, नेगेटिव, एक्जोथर्मिक आर स्पॉन्टेनियस। तो वही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए जिसमें डेल्टा एच क्या होती है। बट ऐसे प्रोसेस भी तो स्पॉन्टेनियस निकल कर आए थे जिनमें डेल्टा एच क्या हो रही थी, क्योंकि उसमें क्या बढ़ रही थी, डेल्टा एस। यानी कि हमें दोनों ही चेक करनी होती हैं। थोड़ा सा बता दो, कौन सी 2 यूनिट्स करके सर ने बोले कोई भी 2 यूनिट्स करना। देखो अगर तुमने कोई भी 2 यूनिट्स करनी है तो ऑब्वियसली वही यूनिट करके जाओ जो तुम्हें आती है। अब मैं तुम्हें बोलूँ कि केमिकल बॉन्डिंग कर जाओ, तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कॉजल लॉज अप्रोच आती ही ना हो, फिर तो ऑर्गेनिक्स कर जाओ। ऑर्गेनिक्स तुम्हें करा ही नहीं है, ऑर्गेनिक्स कर ले, फिर तेरे को ऑर्गेनिक्स आती है। या तेरे को चैप्टर नंबर 2 आता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्वांटम नंबर्स वाली, वही तो बात है ना। मोल कंसेप्ट आता है, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मैलिटी आता है, नहीं है सिलेबस में। वो भी उसके न्यूमेरिकल्स भी हट गए हैं, लॉज के न्यूमेरिकल्स तो हट गए हैं, वो तो हर स्कूल में बोला गया, मुकद में भी बोला। चलो एनीवेज, और क्या था थर्ड में बताओ, एंट्रोपी बढ़ेगी। थर्ड में रिएक्टेंट साइड कौन है, सॉलिड, मतलब है ही नहीं एंट्रोपी। प्रोडक्ट साइड सॉलिड है, बट दो प्रोडक्ट किस फॉर्म में आ गए हैं। यानी कि अगर तुम्हारे पास एक ऐसी रिएक्शन दी हुई है, बिफोर द प्रोडक्ट सिर्फ आपका रिएक्टेंट कौन सी फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन वहाँ जाने के बाद एक सॉलिड आया, बट 2 किस में आई हैं, गैस। जब भी गैस आती है तो रैंडमनेस हमेशा क्या होती है, इंक्रीज। तो एंट्रोपी भी क्या होगी, इंक्रीज, रैंडम। फोर्थ में क्या हो रहा है, रैंडमनेस। फोर्थ में पहले एक ही मॉलिक्यूल था, वो 2 में स्प्लिट हो गया, और यहाँ पर एक ही बंदा खड़ा हो, क्या करेगा उसको काट के 2 बंदे बना लो, आपस में टकरे तो मारेगा ना। कैसे मारेगा? मतलब अगर वो पर्सन या नॉन लिविंग थिंग ऐसे रोटेट कर रही है तो आपस में कभी कभी तो कोलाइड करेगी ना। पंखा तो कर दिया, तो आपको काटने के बाद स्टूपिडिटी है तुम्हारी, तो सीधी सी बात है। जब वो सिंगल है तो रैंडमनेस कम थी, बट जब वो 2 एटम्स में कन्वर्ट हो गया तो रैंडमनेस बढ़ गई, क्योंकि रैंडमनेस इंक्रीज करने का मतलब है मोर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोर विल बी दी रैंडमनेस। अच्छा अब बताओ, नहीं और भी करा रही हूँ। एक H2 है एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर, फिर वही H2 चला गया 298 केल्विन पर ही, पर प्रेशर बढ़ के 10 atm हो गया। बी में H2 है, 1 मिनट पहले 298 केल्विन पे 1 एटमॉस्फेयर पे, अब उसका टेम्परेचर बढ़ गया 330, बट प्रेशर उतना रहा। थर्ड में एक रिएक्शन दी हुई है अमोनियम नाइट्रेट, जो कि सॉलिड फॉर्म में था, फिर वो स्प्लिट हुआ गैस में, वाटर में और O2 में। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मुझे एक बात बताऊं, जितनी ट्यूशन मेरी खुली किताब है उससे ज़्यादा कोई खुली किताब हो सकती है। सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल देती हूँ, सारी PDF भेज देती हूँ, इससे ज़्यादा और क्या कोई भी देख सकता है। मेरे को ना PDF भेज के क्या है, बट द ओनली थिंग आई से इज़ कि मैं नहीं भेजूँगी, बिकॉज आई वॉन्ट कि तुम क्लास में लिखो। तेरे को समझ सारा कुछ आता है, पर मधुर नंबर क्यों नहीं आते? पेपर में पास हो जाएगा केमिस्ट्री में। आज सर से बात हुई तो थी, वो क्या है मार्क्स लगा देंगे मेरे। The lecture is being recorded. Think before you speak. चलो come to the first part. कह रहे हाइड्रोजन गैस है
टेम्परेचर उतना ही रह रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, चीज़ कंप्रेस हो जाती है, सॉलिड बन रही है। सॉलिड ना भी बने, मॉलिक्यूल इकट्ठे आ रहे हैं, मैम एक बात बताओ, तो रैंडमनेस क्या करेगी, घटेगी। वेरी गुड लव, यस। आज हमारा ना प्रैक्टिकल था, पेपर था मान लो, ठीक है, उसमें ना हमें टाइट्रेशन करवाया एंड ना बोल दिया कि ना ये लिखना है, एक क्वेश्चन दिया था, आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले। बाद में करते हैं। अभी रुको मैम, याद आ गया मेरे को, फिर बाद में भूल। रैंडमनेस क्या करेगी लवे? इंक्रीज। नो, प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ने का मतलब है क्या हो रही है, कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल इकट्ठे आते हैं, चाहे सॉलिड। हाँ, अगले में प्लीज करिए। इंक्रीज। एक मिनट पहले ये डिस्क, प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ M/10 ऑक्सैलिक एसिड इन 500 ml। तो ना कर लिया हमने, प्रैक्टिकल कर लिया हमारा, मेरा तो एक्स्ट्रा पिंक हो गया था लैब में। फिर ना एक शीट दी हमने, पेपर वाली होती है ना, तो हमने उस सर ने बोला जो लिखना लिखो, अब जो क्वेश्चन दे दिया आंसर लिखो, 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। मैं होली एचर में ना हमारे रीति रिवाज है कि प्रैक्टिकल में ना हम ऐसे करते थे, एम मटेरियल रिक्वायर्ड प्रोसीजर, हाँ, यही होता है। कॉपी का कॉपी कर दिया ऐसे ही, बस अपनी गप मार दी। एम में लिख दिया टाइट्रेशन, मटेरियल रिक्वायर्ड में प्योरिटी, ये प्रोसीजर में अपनी स्टोरी टाइम लिख वी दिया। डिड दिस। हाँ, फिर फिर सर इम्प्रेस हो गए? नहीं, करने के बाद मैंने बोला सर को, सर पासिंग मार्क्स कितने आए थे इसके? कहते कर दूंगा, देखो कोई ना पास। सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सुन। डीपीएस ज्वाइन कर लो गाइस, बेस्ट है। चलो, ए पार्ट में क्या होगा, रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है। व्हाट अबाउट बी पार्ट? लवे ने कहा रैंडमनेस बढ़ रही है। बी पार्ट में टेम्परेचर ही बढ़ गया। अब वही बात है, धैर्य, अगर सेम चीज का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो किसे बोल दिया था आंसर? अब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंक्रीज होगी। हाँ, अब तुम ये मत बोलो कि मैम आपने बोला था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप सेम चीज़ का ही टेम्परेचर बढ़ाओगे फिर तो रैंडमनेस बढ़ेगी ही। अगर वहाँ पे अगर मैं यही क्वेश्चन देती कि ये अलग वाटर है, ये अलग वाटर है, ये 298 केल्विन पे पड़ा हुआ है, ये 330 केल्विन पे पड़ा हुआ है, फिर उसकी 298 केल्विन, अगर तुम सेम वाटर को ही 29 समझ आ रहा है ना डिफरेंस? अगर मैं आपको 2 अलग अलग वाटर देती कि ये वाटर ऑलरेडी 298 पे है, ये ऑलरेडी हाई पर है, फिर किसको सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पर रैंडमनेस किसकी ज़्यादा बढ़ेगी? तो तुम बोलोगे द वन विच इज़ एट लो टेम्परेचर, क्योंकि वो तो पहले ही हाई पे है। अगर उसको थोड़ी सी हीट दे भी दोगे तो उसमें कितनी रैंडमनेस बढ़ेगी। लेकिन अब क्वेश्चन अलग है, वो कह रहे हैं कि उस वाटर को जो कि 298 पर था उसको 330 पर लेके जाया जा रहा है। तो अगर आप किसी सेम वाटर की टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो पक्का उसको हीट दी होगी, और हीट देने से रैंडमनेस बढ़ती ही बढ़ती है। व्हाट अबाउट सी पार्ट? इंक्रीज। ये तो गैस गैस गैस, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। कोई चीज़ सॉलिड से किस में चेंज हो रही है तो डेफिनेटली एंट्रोपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। व्हाट अबाउट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम सैचुरेटेड सोल्यूशन? मतलब पहले वो सोल्यूशन एक्वस फॉर्म में था, अब क्रिस्टलाइज यानी कि किस में हो गया? डिक्रीज हो रही है। नहीं, क्या नहीं? जीरो। क्यों? कोई साइड ऐसी नहीं है। पहले वो सोल्यूशन में था, सोल्यूशन मतलब लिक्विड में था। क्रिस्टलाइज होने का मतलब क्या कि वो लिक्विड से किस में जा रहा है? तो जब भी कोई चीज़ सॉलिड में जाती है तो एंट्रोपी क्या होती है? डिक्रीज, यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू किस में जाएगी? नेगेटिव। लास्ट जी प्लस जी नेगेटिव नहीं, नेगेटिव। पहले कितनी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अब कितने गैस के मॉलिक्यूल हैं? पहले 3 थे, अब कितने रह गए? नेगेटिव। डेल्टा इसकी क्या वैल्यू है? नेगेटिव। तो अभी तक हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया Q/T। नहीं, अब Q/T का न्यूमेरिकल कर लो एक, ताकि पता है क्यों एक न्यूमेरिकल सिर्फ Q/T का इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आज मैं उसके बेस पे तुम्हें न्यूमेरिकल दे दूंगी, फिर तुम्हारा एटलीस्ट एक टॉपिक तो होगा ना कि डेल्टा इसका हमें टॉपिक हो गया। सिर्फ कितने न्यूमेरिकल है? 8 हैं। 8 के बारे होगी। एक कराऊंगी उसके बेस पे 8 घर के लिए दूंगी, ताकि मुझे 2 दिन में थर्मोडायनेमिक्स सभी खत्म होगा। अगर तुम हैं, मैंने टीचर डे पे पिज़्ज़ा खिलाए हैं, सारे रुक गए थे, खा के गए हैं सब। ये नैतिक रिद्धव ये सारे डोमिनोज का पिज़्ज़ा देख के गए नहीं ट्यूशन लगाने आगे। 4 पिज़्ज़ा लेके गए थे, पता नहीं 4 कौन थे।
ये तो हम गलत बात जो है। जिनको नहीं मिला उनको खिला दूंगी। चलो हाँ डोमिनोज नहीं मैकडी क्वेश्चन है, नॉनवेज खा कैलकुलेट द चिपकी देख के बता रहा एंट्रोपी चेंज। वो जिसने खरीदी थी उसी के पास ही होगी। नहीं, इन्होंने डस्टबिन में गाड़ दी थी। वो आपको कहने की बात है। पता है +2 वालों ने उस छिपकली से मेरे को 2 घंटे डराया तुम्हारे जाने के बाद। लेके थी नहीं, ऐसे ऐसे करी जा रहे हैं मेरे मुंह पे। थी भी नहीं, कभी कोई यहाँ से फेंक रहा है तो यहाँ हम चीखे मारी जा रहे हैं। और उस बैच में 1-2 लड़कियाँ, उनको भी डर लगता है। कभी वहाँ से चीख की आवाज़ आ रही है, कभी यहाँ से चीखे की आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा, कौन सीखता था? या तो मैं, एक अनन्या, अनन्या तो पक्का क्योंकि अनन्या को भी वो मेरे जितना डरती है, हाँ पता मेरे को, मैं उसके घर जाता था ना, उसकी छिपकली ले जाता था उसके। क्योंकि उसको भी बहुत डर लगता है। कुटती थी मेरे को। अरे मेरी वीडियो बना रहे थे, मेरी आंखों में से आंसू आने लग गए थे, तो बनाई नहीं उन्होंने कि सच में मैम रो रहे हैं, कि उनको इतना डर लगा, मैं रोने लगी थी। अनन्या भी रोने लग गई। तभी उन्होंने वीडियो बंद कर दी थी कि छोड़ो, मैम की वीडियो नहीं बनाते। और किसको लगता है बताओ? शिवा मैम को किनको अच्छा लगता है? ये शिवा मैम तो पता ही लगते ही नहीं किसी को। मुझे और किसी चीज़ से नहीं लगता, मुझे बस छिपकली और नकली से भी ना, कॉकरोच में और किसी से, मैं कॉकरोच से कोई डर नहीं है, मैं उठा भी सकती हूँ। हैं? चलो एक न्यूमेरिकल कर लो। एक न्यूमेरिकल कराना क्यों ज़रूरी है? बस 1 मिनट। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, मतलब डेल्टा एफ निकालना है इन कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड आइस। 1 मोल ऑफ सॉलिड आइस। किसी ने आपके साथ प्रैंक किया, आपके लैब का वॉलपेपर ही वही लगता है। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे भाई ने किया था बचपन में। उसने क्या किया था, आटे की छिपकली बना के ना मेरी किट में रख दी थी, और जो मेरा रिएक्शन था ना, उसके बाद मेरे भाई को इतने थप्पड़ पड़े थे ना कि ज़िंदगी में अगर तूने दोबारा ऐसे कोई प्रैंक करा, उसको मेरे पापा ने इतना पीटा था, क्योंकि मेरे साथ उसने ऐसे किया था, मैं किट के अंदर डाल दी थी। अगर आपके लैब का वॉलपेपर ही ऐसा लग रहा है। चलो बस करो यार, वोट वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कर लो। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज। अब देखो वो कह रहे हैं 270। यूज कोड मधु 10। देखो, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व्ड इन 1 मोल कन्वर्जन ऑफ सॉलिड आइस टू लिक्विड वाटर। अब आपको टेम्परेचर कितना दे रखा है? 273। टेम्परेचर तो आपको पता ही लग गया होगा कि 273। गलती से 0 डिग्री सेल्सियस दिया होता तो 0 मत ले लेना, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस को आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। ये तो बाई चांस टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है। मैं तुम्हें ये बोलूँ कि बाई चांस तुम्हें 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा होता तो नीचे 0 मत ले लेना, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इन्फिनिटी। 0 कौन बोला था? चलो, एनीथिंग डिवाइडेड बाई बायो वाले बच्चे। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज़ नॉट 0। बट कहने का मतलब हम किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो फिर तुमने उसको केल्विन में कन्वर्ट कर, क्यों क्या लोगे? यहाँ पे आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी हुई है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही क्यों है? हीट का क्या मतलब है? अगर तुम्हें, सुन लो, अगर तुम्हें ऐसे वर्ड लिखे हुए मिले, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सुन लो, या इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का सिंबल होगा ये। अगर प्रोसेस में वेपराइजेशन हो रही है, ये तीनों ही हीट ही हैं। कहीं तुम न्यूमेरिकल छोड़ के आ जाओ कि मैम आपने तो बोला था Q/T, Q तो दे नहीं रखा था। अगर उस प्रोसेस में फ्यूजन हो रही है, या उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, सब्लिमेशन, तो हो सकता है आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ही हीट होती है। तो डेल्टा एच के तीनों फॉर्मूले लिख लो कि Q की जगह डेल्टा एच फ्यूजन भी आ सकता है, डेल्टा एच की जगह डेल्टा एच वेपराइजेशन दी हो वो भी आ सकता है, या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दी हो वो, यानी कि Q ही डेल्टा एच है। Q ही क्या है? डेल्टा एच। तो आज मैं आपको, तो आपने यहाँ पे Q की वैल्यू 6025 दे रखी थी, टेम्परेचर 273। यूनिट्स क्या होंगी डेल्टा एच की? ऊपर जूल है, नीचे केल्विन, तो जूल पर, ऊपर हीट की यूनिट क्या होती है? जूल में। नीचे टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन में। तो डेल्टा एच की यूनिट क्या होंगी? जूल पर। तो मैं आपको ये 8 न्यूमेरिकल दे रही हूँ, बट एक ही फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा एच इक्वल टू Q/। तो करके आओगे ना, क्योंकि अगर तुम करके आओगे फिर हमारे पास 1-2 दिन में ही चैप्टर खत्म हो जाएगा।
इसमें लेने का फ़ायदा तो है। यार इसको बंद करो, इसकी बकवास ही चलती रहती है।